दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए अध्याय में। और आज हम जिस अध्याय की चर्चा करेंगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बदलते प्रतियोगी परीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये लेसन आपके लिए तैयार किया है। हम सभी जानते हैं कि गत एक दशक के अंदर जिस प्रकार से यूपीएससी की परीक्षाओं में और आरपीएससी की परीक्षाओं में ह्यूमैनिटीज़ विषयों के अतिरिक्त, चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या मेडिको हो या बिजनेस स्टडीज़ हो या फिर मैनेजमेंट स्टडीज़ हो, यहाँ जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं, यानी उन्होंने बड़े पैमाने पर सफलता इस परीक्षा में हासिल की है। तो दोस्तों, आज हमारा विषय है कि सिविल सेवा परीक्षा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा में इंजीनियर्स और अन्य दूसरे ह्यूमैनिटीज़ विषयों को छोड़कर अन्य दूसरे बैकग्राउंड से आने वाले विद्यार्थियों की सफलता का जो रेशो है वो काफ़ी अधिक क्यों है और इतना जल्दी वो सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हमारा ये वीडियो लेक्चर इसी पर आधारित होगा। तो दोस्तों, विषय है आईआईटी बीटेक, आईआईएम, मेडिको, बिजनेस स्टडीज़ वालों को सफलता जल्दी और ज़्यादा क्यों। यानी कि जो हमारी सिविल सेवा परीक्षा होती है और राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं होती हैं, आरएएस का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें इंजीनियर्स बैकग्राउंड अभी हालिया समय में आरएएस 2018 का फाइनल परिणाम आया है, उसमें भी बहुत सारे इंजीनियर्स ने अपना दबदबा कायम रखा है। साथ ही साथ यूपीएससी में तो हर साल हम देखते रहे हैं, जब से सीसेट लागू हुआ है तब से जो ह्यूमैनिटीज़ विषयों के अतिरिक्त जो बैकग्राउंड वाले जो विद्यार्थी हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आकांक्षी हैं, उन्होंने दूसरे लोगों को काफ़ी पछाड़ दिया है और वो इस जीत की जद्दोजहद में काफ़ी आगे निकल गए हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस जैसे मुख्य पद होते हैं। ठीक उसी प्रकार से राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें आरएएस, एसडीएम, आरपीएस, डीएसपी, आरटीएस, तहसीलदार जैसे मुख्य पद होते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों ही परीक्षाओं में, यानी कि जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा है और आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली आरएएस एवं आरटीएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, इन दोनों ही परीक्षाओं के अंदर इंजीनियर्स की सफलता के लिए कुछ उनकी पृष्ठभूमि के कुछ आधार तत्व हैं, जिनके कारण वे लोग इन परीक्षाओं के अंदर सफलता के ज़्यादा करीब होते हैं या वे सफलता को जल्दी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, एक तो वजह यह भी है, जैसा मैंने शुरुआत में इस लेक्चर में बताया है, कि वर्ष 2010 से, जब से 2010 के बाद में 2011 के इर्द गिर्द जब सीसेट लागू हुआ यूपीएससी में, और 2013 में जब से आरपीएससी में जो परीक्षा पद्धति बदल गई है, क्योंकि इससे पूर्व जो परीक्षा आयोजित की जाती थी आरपीएससी के द्वारा, उसमें वैकल्पिक विषयों का चुनाव करना होता था, लेकिन 2013 के बाद में उन सब चीज़ों को हटा करके मुख्य परीक्षा में केवल 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर कर दिए गए, जिसमें पहला पेपर सामान्य अध्ययन का है, दूसरा भी सामान्य अध्ययन का है। इनमें विभिन्न स्टैटिक सब्जेक्ट और कुछ अन्य दूसरे विषयों को सम्मिलित किया गया है, जो हमारे मानवीय जीवन के अंदर अभूतपूर्व योगदान देते हैं। ठीक है ना, जैसे मैनेजमेंट है, जैसे बिहेवियर है, जैसे लॉ है, ऐसे सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया। और चौथा पेपर जो हमारा लैंग्वेज आधारित होता है। तो जो परीक्षाओं के अंदर बदलाव है, उस बदलाव को भुनाने का कहीं ना कहीं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी ने उठाया है तो इंजीनियर्स ने, आईआईटीएन ने, बीटेक होल्डर्स ने, या मेडिकल सेक्टर्स के डॉक्टर्स ने, या बिजनेस स्टडीज़ के लोगों ने, जो आईआईएम होते हैं, आईआईएम से पास आउट होते हैं, या जिन लोगों ने एमबीए किया हुआ होता है, वो लोग इसमें निस्संदेह अपनी सफलता जल्दी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसका एक कारण है दोस्तों कि यूपीएससी की बात करें तो वहाँ पर सीसेट पेपर का लागू होना, इससे प्रारंभिक परीक्षा जो आयोजित होती है उसमें वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि उनकी जो लॉजिकल पावर होती है, जो एनालिटिकल पावर होती है, वो काफ़ी शार्प हो जाती है। ठीक है ना, बीटेक के दौरान, आईआईएम के दौरान, या यूँ कहूँ कि आईआईएम संस्थान के दौरान, ऐसे संस्थाओं के माध्यम से जो वो, चूँकि आप जानते हैं कि उनकी परीक्षाओं का जो ढांचा होता है, उसमें आईआईटी, जेईई, नीट, कैट, मैट, एक्सआईटी, एमबीए, जीमैट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करके वो आगे बढ़ते हैं। यानी कि इतने कठिन प्रवेश परीक्षाओं को पास करके जब वो इन परीक्षाओं की कसौटी पर आते हैं, तो निश्चित रूप से वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर ह्यूमैनिटीज़ विषयों के या अन्य दूसरे विषयों की तुलना में काफ़ी अग्रिम होते हैं, बहुत तर्रार होते हैं।
इसलिए वो सफलता के करीब पहुँचते हैं, या मुख्य परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों में भी उनका दबदबा होता है, उनका जो संख्या बल होता है वह अधिक होता है। इसके साथ ही ह्यूमैनिटीज़ से विषय चुनाव में उनको स्वतंत्रता होती है। साथ में क्या है कि चाहे किसी भी ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के अतिरिक्त किसी भी संकाय का कोई एस्पिरेंट है, कोई आकांक्षी है, लेकिन जब वो इस परीक्षा के अंदर उतरता है तो चूँकि यूपीएससी के माध्यम से वह किसी भी विषय का चुनाव कर सकता है, उसको आज़ादी होती है, इसलिए वह उस विषय पर अपनी पकड़ बना करके उसी विषय का चुनाव करता है जिसमें उसे सर्वाधिक रेशो के साथ में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आज़ादी सी दिखाई देती है। तो दोस्तों ये बात तो हुई यूपीएससी की। इसके साथ साथ हम आरपीएससी को भी इसके साथ में कोरिलेट करना चाहेंगे कि आरपीएससी के द्वारा जो आरएस का एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है दोस्तों, उस परीक्षा के अंदर प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं का इन अभ्यर्थियों को अनुभव होता है। कोई आईआईटीएन है तो वह भी आरएस बन सकता है, वो बनता है, और कोई मेडिकल सेक्टर का कोई डॉक्टर है या कोई बिजनेस स्टडीज़ किया हुआ एमबीए या आईआईएम से कोई पास आउट है के साथ पास आउट है तो वह इन परीक्षाओं के अंदर सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आप सभी जानते हैं कि केवल बैचलर डिग्री अनिवार्य होती है। तो उन लोगों को इन जब इतनी सारी कठिन परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, उनको पास करके जब अपनी डिग्री स्नातक की प्राप्त करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इन परीक्षाओं के अंदर बड़े सहज मालूम होते हैं, उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना होता है, या यूँ कहूँ कि वो ज़्यादा इसके प्रति आसक्त नहीं होते हैं, वो बड़ी आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहते हैं। नेक्स्ट है मानविकी विषयों के साथ तकनीकी विषयों का समावेश। दोस्तों हम जानते ही हैं, चाहे यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा हो या फिर आरपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाली आरएस या आरटीएस का एग्ज़ाम हो, इन दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर वे जो अन्य बैकग्राउंड वाले जो लोग होते हैं, या यूँ मूल रूप से मैं फोकस करूँ इंजीनियर्स को, जो इंजीनियर्स होते हैं उनको मानविकी विषयों के साथ तकनीकी का समावेश करने का बड़ा आसान से हुनर आता है, क्योंकि वो लोग तकनीकी से काफ़ी यूँ कहूँ कि बहुत एक्विंटेंट होते हैं, चिर परिचित होते हैं, इसलिए वो जब मानविकी विषयों का अध्ययन करते हैं इन परीक्षाओं को देते समय तो वो उन विषयों का समावेश इनके साथ आसानी से कर पाते हैं। यानी कि वो तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए बहुत बेहतर तरीके से प्रत्येक विषय के संबंधित कठिन सवालों का, या यूँ कहूँ कि उसकी विषय वस्तु को समझने में कामयाब होते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग सेक्टर में रोजगारों की स्थूलता। और दूसरा कारण यह भी है कि जो इंजीनियर बैकग्राउंड के जो एस्पिरेंट होते हैं जब भी सिविल सेवा परीक्षा में आते हैं तो उनका एक आधार यह भी बनता है आने का कि उन लोगों के पास इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर जो रोज़गार होते हैं वो काफ़ी स्थूल होते हैं, काफ़ी कठोरता से उन्हें पालन करना पड़ता है, या यूँ कहूँ कि बहुत कठोर तरीके से उन्हें इन रोज़गारों की इंजीनियरिंग के सेक्टर में प्राप्ति हो पाती है। बहुत सहज रूप से वे उन परीक्षाओं में पास नहीं हो पाते हैं, या यूँ कहूँ कि बहुत सहज रूप से वे इंजीनियरिंग क्षेत्र में मिलने वाले रोज़गारों के करीब नहीं होते हैं, या वे उनके साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ आधार हैं यूपीएससी और आरपीएससी में इंजीनियर्स लोगों के लिए आसान राह बनाने की। इसके बाद में दोस्तों एक ख़ास बात यह है हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ कि सिविल सेवा परीक्षा और आरएस की तरफ उनका रुख क्यों होता है। आखिरकार सवाल ये उठता है कि वे सिविल सेवा परीक्षा या आरएस की तरफ अपना रुख क्यों अख्तियार करते हैं, क्या वजह है कि वे आरएस जैसे एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों एक तो इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं कि सन 2005 के बाद जिस तरीके से इंजीनियरिंग के सेक्टर के अंदर बेरोजगार ग्रेजुएट्स की जो तादाद है वो बढ़ रही है, उसका कारण है कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर ऐसे शैक्षणिक संस्थानों की बयार सी बहने लगी है, जिससे कि वहाँ पर चूँकि ज़्यादा संस्थान होंगे तो ज़्यादा सीटें होंगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ की तुलना में उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो इंजीनियरिंग का जितना बड़ा सेक्टर एजुकेशन में है, कहीं ना कहीं उसकी तुलना में रोज़गार का जो इंजीनियरिंग का सेक्टर है वो छोटा है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात यह है इसलिए वहाँ रोज़गारों की कमी होती है, और दूसरी बात यह है कि इन लोगों के लिए रोज़गार कौशलों की कमी दिखाई देती है। यानी कि जो इनका जो हुनर होता है तकनीकी विशेष के क्षेत्र में, जैसे किसी अभ्यर्थी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दायरा कितना बड़ा है, उससे संबंधित कितने ऐसे संस्थान हैं जहां पर उसे जॉब मिल सकती है। तो कुल मिला के ये कहूँ कि जो रोज़गारों की जो कमी है विशेष सेक्टर में, ठीक है ना, जैसे कहूँ कि कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड का अभ्यर्थी है, अगर वो तैयारी करके रोज़गार प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि मैकेनिकल बैकग्राउंड में
बहुत कम रोज़गार हैं, और अगर रोज़गार हैं भी तो वहाँ पे उनको काफ़ी कठोर अनुभवों के साथ आगे बढ़ना होता है, इसलिए वे इस क्षेत्र को त्याग देते हैं। और जाहिर-सी बात है फिर उनके पास में प्लान बी के रूप में बचता है सिविल सेवा परीक्षाएँ या राज्य सिविल सेवा परीक्षाएँ, जहाँ पर वे तैयारी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तकनीकी में असामयिक परिवर्तन दूसरा कारण यह भी है कि ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग का जो क्षेत्र है वो काफ़ी उबाऊ है, या यूँ कहूँ कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार से उनके पास में जोश या यूँ कहूँ कि पैसे की या प्रेस्टाइज की कमी है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो तकनीकी का जो इस्तेमाल हमारे द्वारा किया जा रहा है आजकल, ठीक है ना, उसमें नवाचार होते रहते हैं, दिन ब दिन नई से नई तकनीक आती है, इसलिए एक कंडीशन से, एक सर्कमस्टांस से दूसरी सर्कमस्टांस में जाना और फिर वहाँ जाकर नई तकनीक का इस्तेमाल करना, उसके साथ में रूबरू होना उन लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होता है। यानी कि वो काफ़ी दुरूह परिस्थितियों के अंदर इन सब चीज़ों का सामना करते हैं। लेकिन जब नित नई तकनीक आती रहती हैं तो मजबूर होकर उन्हें उस क्षेत्र को त्यागना होता है, और ऐसे में वो सिविल सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा जैसी परीक्षाओं की तरफ अपना रुख अख्तियार करते हैं। नेक्स्ट है स्थायी व सम्मानजनक रोजगार क्षेत्र का अभाव। इसके अलावा यह भी है कि कोई इंजीनियरिंग का पढ़ा हुआ छात्र किसी कंपनी के अंदर उसे प्लेसमेंट के माध्यम से नौकरी मिलती है, तो वहाँ पर उसके लिए कोई जीवन भर का बॉन्ड नहीं होता है। ये यूँ कहूँ कि 60 वर्ष की उम्र तक जैसे सरकारी क्षेत्र के अंदर लोगों को रोज़गार मिलता है, या वहाँ पर 60 साल की उम्र होने तक या 58 वर्ष की उम्र होने तक वो कार्य करते रहते हैं, ऐसा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसी विशेष तरीके से नहीं अपनाया गया है। इसलिए एक यह भी कारण है कि उन लोगों को एक परमानेंट रोज़गार की ज़रूरत होती है। ऐसे में वे लोग सिविल सेवा परीक्षाओं की तरफ अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट है रोजगार क्षेत्र का अभाव। नेक्स्ट है कार्यभार की व्यापकता व अधिकता। दूसरा एक प्रमुख कारण यह भी है कि जिस क्षेत्र के अंदर वो कार्य करते हैं अपनी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या मेडिको के सेक्टर में, वहाँ पर कार्यभार बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के रूप में एक डॉक्टर को लेते हैं, तो डॉक्टर के पास में चिकित्सा के क्षेत्र में हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत वर्कलोड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी डीएम या एसडीएम के पास काम नहीं होता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वहाँ पर वे सामाजिक सेवा तो करते ही हैं, लेकिन जब वे सिविल सेवा परीक्षाओं को पास करके जब अफसर बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको सेवा करने का एक बहुत बड़ा दायरा मिलता है। डॉक्टर एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोगों तक अपनी पहुंच बना सकता है किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, लेकिन यदि वह सिविल सेवा परीक्षा को पास करके जब एक अफसर बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह विभिन्न क्षेत्रों को हैंडल कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों से वह जो समस्याएँ होती हैं उनका डायग्नोज करके, उनका निदान करके और उनसे संबंधित जो समस्याओं के निराकरण की जो तकनीक है उनको अपना सकता है। तो दोस्तों ये था कि इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग या अन्य दूसरे ह्यूमैनिटीज़ विषयों के क्षेत्र के अलावा जो लोग होते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं, क्यों वे सिविल सेवा परीक्षा की तरफ या स्टेट पीसीएस की तरफ या आरएस जैसे एग्ज़ाम की तरफ अग्रसर होते हैं या उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब इन लोगों को सफलता ज़्यादा क्यों मिलती है, कि जो इंजीनियर्स होते हैं इनको सफलता मिलने का क्या कारण है, आखिरकार इनको सफलता मिलती क्यों है। तो दोस्तों इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम सभी जानते हैं कि 4 वर्ष की अवधि के दौरान इन लोगों को तकरीबन 50 विषयों का अध्ययन करना होता है, और 50 विषयों का अध्ययन करना अपने आप में सुनने में बहुत बड़ा लगता है। तो दोस्तों 50 विषय और 50 तरीके की तकनीक उनके सामने नित्य नई आती रहती हैं। इस पढ़ाई के दौरान इन न केवल वे 50 विषयों का अध्ययन करते हैं, बल्कि वे सेमेस्टर वाइज आगे बढ़ते रहते हैं। विभिन्न असाइनमेंट्स उनको समय समय पर बनाने पड़ते हैं। मिड टर्म का उन्हें सामना करना पड़ता है, जहाँ लघुकालीन जो उनके टेस्ट होते हैं। इसके अलावा वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट्स, हर सेमेस्टर में नए नए विषयों का समावेश उनके सामने होता है। नवीन रूप में उनकी कक्षाएं चलती रहती हैं। इस कारण से जो इंजीनियर्स होते हैं वे अपने खुद की स्नातक की डिग्री के दौरान इतने सारे माइंड से हार्ड हो जाते हैं, माइंड से वो इतने ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं कि फिर उनके सामने कोई बड़े से बड़ा लक्ष्य होता है वह भी बहुत छोटा दिखाई देता है, और वो मेहनत के प्रति काफ़ी आतुर हो जाते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों का परिणाम ये होता है, इतनी सारी कठिन मेहनत का, कि इन लोगों का माइंड बहुत शार्प हो जाता है। इनके जो कंसेप्ट्स होते हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा इनको रीडिंग हैबिट्स हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रीडिंग हैबिट्स हो जाती हैं, यानी कि पठन पाठन की जो हैबिट है उनको बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। वो लंबे समय तक कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा प्रेशर बियरिंग सिचुएशन, वे किसी भी स्थिति के अंदर प्रेशर को सहन करने की अपने आप में एक यूँ कहूँ कि तकनीक का या एक ऐसे प्रत्यय का विकास कर लेते हैं, जिससे कि वो किसी भी स्थिति के अंदर दबाव झेलने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट है अध्ययन कौशलों में परिवर्तन और दक्षता। साथ ही साथ वे अपने अध्ययन के दौरान जिन जिन
विषयों को पढ़ते हैं तो इन दौरान जो स्टडी जो स्किल्स होती हैं उनकी वो काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, वो काफ़ी सशक्त हो जाती हैं। इसके साथ साथ उनकी जो कंसेप्ट्स होती हैं वो काफ़ी स्पष्ट हो जाती हैं, स्पष्ट अवधारणाएं हो जाती हैं। वो किसी भी चीज़ के ऊपर अपना जो रवैया होता है, अपना मत होता है, वह खुलकर रखते हैं, ठीक है ना। उसमें उनको कोई झिझक या संकोच नहीं होती है, ये भी उनका एक कारण है। और इंजीनियरिंग, मेडिकल या इस प्रकार के सेक्टर से सिविल सेवा परीक्षा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा जैसी परीक्षाओं में आने वाले, अफसर बनने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, उन क्षेत्रों से आने वाले उन लोगों की जो कंसेप्ट होती हैं, चूँकि उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान इसी प्रकार की कंसेप्ट्स को पढ़ा है, इसलिए जो उनकी कंसेप्ट होती हैं बहुत आला दर्जे की होती हैं, बहुत क्लियर होती हैं और बहुत शार्प होती हैं। इसके अलावा लक्ष्य की चाह अधिकतम होती है। ये लोग अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी समर्पित होते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा अपेक्षित परिणाम व सफलता का प्रतिशत अधिकतम, और यही कारण है कि इन सारी चीज़ों का विकास इंजीनियर्स या मेडिकल सेक्टर के डॉक्टर्स या मैनेजमेंट पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के अंदर जब हो ही जाता है तो ऐसी स्थिति में ये लोग अपेक्षित परिणाम को भुनाने में कामयाब होते हैं। साथ ही साथ इनका सफलता का जो प्रतिशत है वह निश्चित रूप से ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी इनकी सफलता के कुछ अन्य कारण हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो ये हैं कि इंजीनियरिंग के बाद कंपनी फर्म में कार्य बोझ वरिष्ठ लोगों का प्रभाव होता है। यानी कि ये लोग जब इंजीनियरिंग करने के बाद में जब किसी कंपनी अथवा किसी संस्था के अंदर कार्य करने लग जाते हैं, जब इनको रोज़गार मिल जाता है, जॉब लग जाती है इनकी, तो वहाँ पर ये जिस कंपनी या संस्था में काम करते हैं वहाँ पर इनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इनका जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वह काफ़ी मजबूत हो जाती है। साथ ही साथ वे उन कंपनी अथवा उन जॉब्स को छोड़ कर के सिविल सेवा परीक्षा की तैयारियों में जुट जाते हैं। और यह भी एक कारण बनता है कि जब वो ऐसी परीक्षाओं के अंदर जुटने के लिए तैयार होते हैं तो वे हर परिस्थिति के अंदर कार्य करने से यूँ कहूँ कि आदी हो जाते हैं, उसके लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा, वरिष्ठ लोगों का प्रभाव। जिस कंपनी अथवा संस्था के अंदर वे अपनी डिग्री के बाद में प्लेसमेंट के माध्यम से कार्य करते हैं तो वहाँ पर उनके जो वरिष्ठ लोग होते हैं वे उनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड छोड़ते हैं, साथ ही साथ उन पर दबाव होता है, उनके ऊपर प्रेशर, ग्रुप टाइप प्रेशर बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में वे उन चीज़ों को झेल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। नहीं पाने का मतलब है वे लोग यह समझते हैं कि इतना सारा काम हम इस कंपनी में करते हैं और जिसकी कोई सोशल रेपुटेशन नहीं है, ठीक है ना, जिसके साथ में समाज में उनका कोई स्थान नहीं है, इसलिए वे क्षेत्र को त्याग देते हैं और फिर वे अधिकारी बनने के लिए अपना रास्ता भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं जैसी परीक्षाओं की ओर रुख अपना मोड़ लेते हैं। कार्यशील घंटों की अधिकता दूसरा कारण यह भी उनकी सफलता का होता है कि ये लोग अपने खुद के मूल विभाग के अंदर या यूँ कहूँ कि मूल अध्ययन के अंदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों के अंदर जब ये अध्ययन करते रहते हैं तो इस दौरान इनके कार्य करने के जो घंटे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये उन कार्यशील घंटों का प्रयोग सिविल सेवा परीक्षा के अंदर अध्ययन, सिविल सेवा परीक्षा अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी के अध्ययन के दौरान लगा देते हैं, या इसका फ़ायदा वे इस अध्ययन के साथ साथ सफलता प्राप्त करने में भी करते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का अनुभव। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि ये लोग जो होते हैं इनको विभिन्न कड़ी प्रतिस्पर्धाओं का, प्रवेश परीक्षाओं का अनुभव होता है। ऐसे में वे उस अनुभव का प्रयोग इस परीक्षा अथवा इस सेवा के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल, रेशनल और एनालिटिकल क्षमता की अधिकता। इन लोगों के अंदर जो लॉजिकल, तार्किक क्षमता होती है वह काफ़ी मजबूत होती है। रेशनल, ये बड़े विवेकशील होते हैं, हर चीज़ को, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को, गलत और सही को पहचान कर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। एनालिटिकल, इनमें विश्लेषण क्षमता जो होती है वह काफ़ी मजबूत होती है। ये हर चीज़ को एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद में जो इनका आंसर राइटिंग होता है, उस आंसर राइटिंग में मुख्य परीक्षा में, चाहे वह भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की हो, चाहे वह राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा की हो या उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा की हो, उसकी मुख्य परीक्षा के दौरान वे अपनी लॉजिकल, रेशनल और एनालिटिकल पावर का बहुत अच्छे से प्रयोग कर पाते हैं। तो यह भी उनकी एक सफलता का कारण है कि जब वे मुख्य परीक्षा में इन सारी चीज़ों की, इन सभी स्किल्स का प्रयोग कर लेते हैं तो उनको सफलता जल्दी मिलती है। उनका सफलता का जो रेशो होता है वो अधिक होता है। सफलता के अंदर उनका जो प्रतिशत होता है उसके साथ साथ में सफलता में उनकी रैंक होती है वो ऊंची होती है। नेक्स्ट है कि इन लोगों की सफलता की यात्रा में प्रेरक तत्व, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो मैनेजमेंट स्टडीज़ वाले होते हैं,
इन लोगों की सफलता के अंदर कुछ प्रेरक तत्व भी कार्य करते हैं दोस्तों, और वो प्रेरक तत्व होते हैं इनकी तैयारी का आधार। जैसे मैंने आपको बताया है कि इनके पढ़ने का तरीका, एक तो इनकी जो कार्य अवधि होती है वह दीर्घकालीन होती है, बहुत लंबे समय तक ये पढ़ने में सक्षम होते हैं, या यूँ कहूँ कि इनके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिससे लंबे समय तक पढ़ने के आदी हो जाते हैं। दूसरा यह है कि ये विषम परिस्थितियों में जीना सीखते हैं, यानी कि ये बहुत कठोर परिस्थितियों के अंदर जीना सीखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ह्यूमैनिटीज़ वाले नहीं जीते हैं, मेरा मतलब यह है कि जो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं, यानी उनको बहुत सारे वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, मिड टर्म, सेशनल, ऐसी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स बनाना, ये बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये लोग उन कठिन काम को करने के और लंबे समय तक काम को करने के आदी हो जाते हैं। तो इनसे क्या होता है, इनको समय समय पर प्रेरणा मिलती रहती है कि जो कहते हैं ना कि जो जितना पढ़ेगा वो उतना बढ़ेगा, इसलिए इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि इसके दम पर इनकी सफलता का जो अग्रिम पंक्ति है वो आगे होती है, यूँ कहूँ कि इनको सफलता ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा का अनुभव, इनको विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का अनुभव होता है। नेक्स्ट है लक्ष्य भेदी मानसिकता, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये जो लोग जो ह्यूमैनिटीज़ के अलावा जो सिविल सेवा परीक्षाओं के अंदर तैयारी करके आते हैं और अफसर ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे हैं, इसका कारण ये भी है कि ये लोग क्या होता है कि अपने लक्ष्य को भेदने की मानसिकता के साथ कार्य करते हैं, यानी कि इनकी जो मेंटेलिटी होती है वो इस प्रकार की होती है कि ये निरंतर रूप से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, उसके साथ पूर्ण निष्ठा, समर्पण, त्याग और धैर्य के साथ में जुटे रहते हैं। ये गाहे बगाए इधर उधर की बातों का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। इनका सिर्फ टारगेट होता है कि वे किसी भी प्रकार से इस एग्ज़ाम को पास करेंगे, और इसको पास करने के लिए उनके पास में सबसे बड़ी जो दौलत होती है वह होती है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से आगे बढ़ते रहना। और विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में जैसा मैंने आपको बता दिया है कि ये लोग नीट और IIT, IIM जैसे प्रवेश एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनको पास करके यहाँ आते हैं। तो ये इनकी सफलता की जो यात्रा है उसमें इनके मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो निरंतर कार्य करते हैं, जो इनको बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर इनको प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इनकी सफलता के रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ दियर सक्सेस। तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजमेंट स्टडीज़ को पढ़ने वाले होते हैं, इनकी सफलता के रहस्य में ये जिस तरीके से तैयारी की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये अपने लक्ष्य बनाने के लिए शुरुआत करते हैं, फिर ये उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। इसके बाद में सोचने के साथ में उसको एनालाइज करते हैं, व्हाट इज़ द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दैट कोच, कि उस जिस काम को हम करने वाले हैं उसके गुण और दोष क्या क्या हैं, इनकी पहचान करते हैं। इसके बाद में एक बेहतर योजना का क्रियान्वयन करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर ये उस काम को करते हैं, और फिर बार बार उस काम को करते हैं, और फिर लगातार उस काम के साथ में ये जुड़े रहते हैं। यही कारण है कि जो ह्यूमैनिटीज़ के अलावा जो क्षेत्र हैं जिनके अंदर जो विद्यार्थी काम करते हैं, जो अभ्यर्थी काम करते हैं, जो एस्पिरेंट्स काम करते हैं, वे सफलता ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अंत में यह कहना चाहूँगा कि वर्तमान दौर में या हालिया दिनों में जिस प्रकार से हालिया वर्षों में UPSC और RPSC, RAS या UPPCS के जो रुझान आते हैं, उन रुझानों के अंदर IITian डॉक्टर्स, मैनेजमेंट स्टडीज़ वाले काफ़ी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उसका एक कारण है कि वे लोग सबसे पहले तो जिन परिस्थितियों के अंदर अध्ययन करके आगे बढ़ते हैं या अपनी स्नातक की डिग्री पास करते हैं, वे काफ़ी ध्रुव होती हैं, मैं संक्षिप्त रूप में कहना चाहूँगा। दूसरा, उनके अध्ययन का जो तरीका होता है, जो उनके द्वारा किए जाने वाले अध्ययन में जो नवाचार होते हैं वो काफ़ी नवीन होते हैं या असामयिक रूप से बदलते रहते हैं, इसलिए उनका फ़ायदा उनको मिलता है, इसलिए वे मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। नेक्स्ट यह है कि वे जिस कार्य को करते हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ में लगे रहते हैं, यानी कि उनकी लक्ष्य भेदी मानसिकता होती है, उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करने की होती है। और यही कारण है कि वे लोग राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा, भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा या अन्य दूसरे स्टेट्स की स्टेट PCS एग्ज़ाम्स के अंदर ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाते हैं। थैंक यू।